Welcome back once again. Myself Pransu Kumar Pathak, and in this particular video I will discuss on the part third. Before starting I want to tell you today is 21st June Sunday. जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज संडे का दिन है और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। एक तो योगा डे है और सबसे बड़ी बात है आज फादर्स डे है। तो योगा कीजिए, खुश रहिए और अपने माता पिता को खुश रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि उनकी हैप्पीनेस आप पर डिपेंड करता है, आप उनको कैसे खुश रखते हो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो डियर फ्रेंड, सो क्वेश्चन इज, सॉरी I used to take that pen, a 25-year-old man undertake a prolonged fast for a religious reason. किसी religious reason के कारण क्या कर रहा है 25-year-old man क्या कर रहा है religious के लिए religious कारण के कारण वो क्या कर रहा है फास्ट पे है, ठीक है। Which one of the following metabolites will elevate, है ना, 24 आवर के अंदर कौन सा सबसे ज़्यादा जो उसके बॉडी में बढ़ जाएगा। तो लैक्टिक एसिड भैया कब होता है, जब विगरस एक्सरसाइज आप करते हो तो क्या होता है आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट करता है। ग्लाइकोजिन का कहीं कोई नहीं, ग्लाइकोजिन स्टोरेज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज स्टोर्ड फॉर्म में होता है वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिन कहता है। कीटोन बॉडीज में बहुत बच्चे कंफ्यूज करेंगे, लेकिन कीटोन बॉडीज इज नॉट राइट आंसर। क्या होगा, स्टेरिफाइड फैटी एसिड क्या होंगे उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यही स्टेरॉइड फैटी एसिड क्या करेंगे लास्टली कीटोन बॉडीज भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर इसका कीटोन बॉडीज नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, नॉन स्टेरिफाइड फैटी एसिड। तो कंफ्यूज इसमें नहीं करने का, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफिशियंसी डिजॉर्डर। बेरी जो भी है, बेरी है, नाइट ब्लाइंडनेस है, पर्निशियस एनीमिया है, सारे विटामिन के डिजॉर्डर हैं, वो भी सारे के सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कारण होते हैं। ए है और एक विटामिन B12 है और एक यही जो आपका थर्ड है ए पॉलीमाइलिटिस। तो ये क्या है, यह है जो है डिफिशियंसी डिजॉर्डर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ ए प्यूरिफाइड प्रोटीन इन SDS प्लीज, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ 2 mercaptoethanol, that is beta mercaptoethanol, yield 2 band 35 kDa and 45 kDa. When, however, in gel filtration chromatography, the same protein was eluted at 80 kilodalton. What is the conclusion drawn by you? आप इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अब ये दोनों को ऐड कर दो तो क्या होगा, 80 आ जाएगा। तो जेल फिल्ट्रेशन पे 80 पे आ रहा है पिक, ठीक है। जब जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी की जा रही है तो इल्यूट जो प्रोटीन हो रहा है वो 80 किलो डाल्टन का प्रोटीन हो रहा है, लेकिन जब SDS पेज कर रहे हैं, SDS बीटा मैकअप्टोइथेनॉल क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है SDS पेज में, ठीक है। हम प्रोटीन का जो नेटिव कन्फर्मेशन होता है वो हम चेंज कर देते हैं। तो क्या होता है, ये हेट्रोडाइमर था, तभी तो दो अलग अलग, होमोडाइमर होता तो 40 किलो डाल्टन का दो बताता शुरू में, ठीक है, बैंड। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, हेट्रोडाइमर बता रहा है, तो प्रोटीन क्या है, हेट्रोडाइमर है, ठीक है। और ये कलेक्टिवली जब नेटिव फॉर्म में चलाया गया तो 80 किलो डाल्टन का आपको मेन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी से आपको मिला, ठीक है। समझ में आई क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, विच वन ऑफ द वायरस इज ऑड वन आउट। तो आपको एक पेन पेपर पे लेना है और पूरे वायरस को लिखना है कि कौन सा DNA वायरस है, कौन सा RNA वायरस है और कौन सा वायरस है। यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक RNA वायरस है, ठीक है, यही इसका डिफरेंस था, ऑड वन आउट आपको बताना था, ठीक है। चलिए, तो है डापी जो होता है बेसिकली यह एक फ्लोरोसेंट डाई है, स्टेन है, जो यूज किया जाता है DNA को स्टेन करने के लिए या DNA RNA को। तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप मारोगे तो आपका ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। DNA और RNA, अगर आप DNA भी मारते हो तो कोई आपको गलत नहीं करेगा, दोनों आंसर सही है, ठीक है। DNA RNA दोनों को डापी कर सकता है, बेसिकली DNA के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए, इन ड्रोसोफिला एम्ब्रियोजेनेसिस द सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम गर्कन प्रोटीन बाय फोलियर सेल रिजल्ट इन पोस्टीरियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस सेल, नॉकिंग आउट ऑफ द जीन ऑफ गर्कन, है ना, नॉकआउट कर दीजिएगा तो क्या होगा, गर्कन ड्रोसोफिला विल नॉट रिजल्ट इन फेलियर ऑफ। क्यों फेलियर होगा, क्योंकि एक्यूमुलेट हो जाएगा
मैटरनल mRNA, ठीक है। जो मैटरनल mRNA होगा वो अब क्या होगा, गर्कन प्रोटीन अच्छे से रिजल्ट नहीं होगा, तो पोस्टीरियर और इंटीरियर जो लोकलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये सारा का सारा मैटरनल mRNA क्या हो जाएगा, एक जगह एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज हैव हाई लेवल ऑफ TNF अल्फा, TNF बीटा होता तो क्या होता, एंड IL-6 इंटरल्यूकिन 6, एज्यूमिंग देयर आर नो अदर इंटरेक्शन, आपको याद रखना है इसके अलावा और कोई इंटरेक्शन नहीं है, विच टी सेल पॉपुलेशन इज लाइकली टू बी डोमिनेट, है ना, डोमिनेट इन हिज ब्लड सेल। जब ऐसा होगा ना तो आपको तो पहले आपको पूरा टी सेल जो मैचुरेशन होता है उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, टी सेल मैचुरेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे TH17 सेल है उसकी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो TNF अल्फा और IL-6 से जो ब्लड में इंट्रैक्शन जो बढ़ता है जो इन्फेक्शियस डिजीज से, तो पेशेंट में जो पॉपुलेशन होगी टी सेल की वो TH17 सेल्स के ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है नीश ऑफ स्टेम सेल इन ह्यूमन स्किन एज, कहाँ से स्किन के, ह्यूमन के स्किन में कहाँ आपको मिलेगा स्टेम सेल, तो डर्मल पेपिलियाई रीजन ऑफ हेयर फॉलिकल नहीं, बल्ज रीजन ऑफ हेयर फॉलिकल जो होता है, बल्ज रीजन जो होता है हेयर फॉलिकल का, आप देखिएगा नेट पे बल्ज रीजन क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा कि वीडियो मुझे लंबा नहीं करना, ठीक है। आप जो मैं आपको आंसर बता दूंगा तो आप उसे देखने का कोशिश कीजिए कि यह आंसर क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो बल्ज रीजन ऑफ हेयर फॉलिकल होता है, वहाँ पे स्टेम सेल पॉपुलेशन होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, the sixth amino acid of beta globulin protein is valine instead of glutamic acid. Glutamic acid GUG change into GAG, ठीक है, GUG से GAG हो जाता है, ठीक है। This occur due to substitution of a mutation leading to a change in glutamic acid code to valine, ठीक है। यह म्यूटेशन कैसा है भैया, यह म्यूटेशन है ट्रांजिशन वेयर प्यूरिन बेस GAG change into GUG पैरामिडिन, ठीक है ना, ग्लूटामिक एसिड चेंजेस हो जाता है वैलिन में, ठीक है। तो GUG GAG चेंज इनटू GUG। चलिए, इक्विवेलेंटली क्लोज सर्कुलर DNA बाद इन रिलैक्स्ड स्टेट एट वाटर 30 डिग्री टेम्परेचर पे क्या हुआ कि कोई DNA रखा हुआ तो वो रिलैक्स स्टेट में समझा रहा है, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू द सुपर क्वाइलिंग व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 60 और 10। अब जरा सोचो टेम्परेचर पे सुपर क्वाइलिंग पे क्या होता है, टेपोलॉजी में मैंने पढ़ाया है, DNA टोपोलॉजी, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हो। तो टेम्परेचर से क्या होता है, DNA टोपोलॉजी पे अंतर पड़ता है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करेंगे तो पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग आएगा, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग आएगा। तो क्या होगा आंसर, DNA विल undergo positive supercoiling at 60 degree temperature and undergo negative supercoiling at 10 degree centigrade, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक्लेमेटाइजेशन एट हाई एल्टीट्यूड इन ह्यूमन इंड्यूस डिफरेंशिएशन ऑफ, यू नो, जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो धीरे धीरे बॉडी एक्लेमेटाइज होती है, तो इसमें RBC पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो RBC का नाम क्या है, एराइथ्रोसाइट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स afforded by a prior infection with cowpox present is, that is antigen cross reactivity, ठीक है। यह आंसर क्या है, एंटीजेनिक क्रॉस रिएक्टिविटी। स्मॉल पॉक्स जब हुआ तो काउपॉक्स, उसमें स्मॉल पॉक्स किसी को हो गया तो उसको हमने क्या किया, काउपॉक्स से ट्रीट किया। एडवर्ड जेनर का एक्सपेरिमेंट पढ़िएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, व्हाट इज ग्लाइकोसोयूरिया, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ शुगर इन यूरिन कॉल्ड एज ग्लाइकोसोयूरिया। यहाँ पे तो मैं यही बता रहा हूँ, अल्कैप्टन यूरिया क्या होता है, फिनाइल कीटोन यूरिया क्या होता है, यानी बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, उनका आप प्लीज आप एक चार्ट पर अच्छे से लिखो और उनको याद करके जाना, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, कोई ना कोई आपको जरूर आएगा, ठीक है। अब कह रहा है द मैकेनिज्म दैट परमिट्स इम्यूनोग्लोबुलिन टू बी सिंथेसाइज्ड इन आइदर ए मेम्ब्रेन बाउंड और सेक्रेटेड फ्रॉम, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल RNA प्रोसेसिंग। अब सोचो, मैकेनिज्म दैट परमिट्स इम्यूनोग्लोबुलिन टू सिंथेसाइज इन आइदर ए मेम्ब्रेन बाउंड और सेक्रेटेड फॉर्म। मेम्ब्रेन बाउंड और सेक्रेटेड फॉर्म में क्या होता है, सेक्रेटरी एंटीबॉडी क्या होता है, IgA, और मेम्ब्रेन बाउंड को पता ही है, जो भी है मेम्ब्रेन बाउंड है,
ठीक है। तो ये कैसे होता है, तो डिफरेंशियल आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ये सेक्रेटरी एंटीबॉडी भी बनते हैं और मेम्ब्रेन बॉन्ड भी एंटीबॉडी बनते हैं, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशियल आरएनए प्रोसेसिंग इन इम्यूनोग्लोबुलिन, तब आपको उसको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। भैया कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता, कोई भी इंटरेक्शन में याद रखना बायोलॉजिकल सिस्टम में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, अगर बनेगा तो वो सारी चीज़ें लॉक हो जाएंगी, वो कभी भी रिवर्सेबल प्रोसेस में नहीं रहेगा। तो इसीलिए चाहे आपको चाहे वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन हो या कहीं पे भी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता, कोवैलेंट बॉन्ड जैसे ही बनेगा क्या हो जाएगा, सारे स्टिफनेस हो जाएगी, सारी चीज़ ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड इज नॉट परमिटेड इन क्या बायोलॉजिकल सिस्टम, ओके। नाउ आयरन अपटेक बाय सेल फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट इज मेडिएटेड बाय ट्रांसफेरेंस रिसेप्टर, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ो। मैनोज 6-फॉस्फेट रिसेप्टर किस लिए यूज होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइसोसोम के लिए होता है, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए कि और सब रिसेप्टर्स हैं तो वो कहाँ कहाँ यूज होंगे, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉज लीवर कैंसर, लीवर कैंसर इज कॉल्ड बाई हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। और कोई वायरस नहीं है जो लीवर कैंसर कॉज करेगा, डिजीज सब कॉज करेंगे, ठीक है, लेकिन हेपेटाइटिस बी क्या कर सकता है, आपको लीवर में कैंसर कॉज करा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एन एस्टैब्लिश्ड इंटरसेलुलर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे जो है वो सुपर ऑक्साइड डिस्मिटेज है और कैटलेज होता है, कैटलेज के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ग्लूटाथायोन के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो कि यूज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्ट 4 को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।